गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही सुमेलित है? ए बंगाल विभाजन, बेंटिक, बी चूक का सिद्धांत, डलहौजी, सी सामाजिक सुधार, क्लाइव, डी बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी, ऑप्शन नंबर थर्ड बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, युग्म ए, सी एवं डी असंगत है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्यों, आइए समझते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। किसके समय में? तो कर्जन के समय में। आपको ध्यान में रखना है, पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों को बताई थी, कर्जन का जो काल था वह 1899 से 1905 ईस्वी था। इसी 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है, बंगाल को लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में विभाजित कर दिया गया और यह दलील दिया गया कि ऐसा उसने बंगाल में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया है, जो कि सरासर गलत था। बंगाल विभाजन की उसकी यह नीति फूट डालो राज करो की नीति थी, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की नीति थी। आपको ध्यान में रखना है, ओके। चूक का सिद्धांत मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताई थी। इस चूक के सिद्धांत को विलय का सिद्धांत ऑब्लिक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी सिद्धांत कहा जाता है। इस विलय की नीति से कौन संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 ईस्वी था। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताई थी, 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी और बाद कैनिंग, जिसका कि कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी था। आपको ध्यान में रखना, इसी डलहौजी द्वारा विलय यानी व्यक्तिगत की नीति के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया और इस नीति के तहत उत्तराधिकारी को गोद लेने की मनाही थी, यानी कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता था और पुत्र के अभाव में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। आपको ध्यान में रखना है, ओके। सामाजिक सुधार, यह सामाजिक सुधार क्या था? तो मैं आपको पिछले क्लास में भी बताई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कि कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सामाजिक सुधार के तहत 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती विधवा विवाह यानी सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। किसके अथक प्रयास से?
तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से, राजा राम मोहन राय के पैरवी के कारण। ओके, एग्जाम में खास करके आईएएस के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन किस नियम के तहत, कब और किसके द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया 1829 के नियम 17 के तहत। इसके तहत विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया और यह नियम सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास में भी इसे लागू कर दिया गया। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ओके, बंगाल में दोहरा शासन, दोहरा शासन यह क्या था? दोहरा शासन को द्वैध शासन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके वनडे एग्जाम में, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव जो कि 1750 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। इसी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोहरे शासन, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कहां की गई? तो बंगाल में। अब यह द्वैध शासन, दोहरा शासन क्या था? इस शासन के तहत बंगाल में राजस्व वसूली का, सैन्य प्रशासन का और विदेशी मामले यानी विदेशियों से संबंध स्थापित करने का जो अधिकार था वह किसके पास था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यानी ब्रिटिशर्स के पास था, अंग्रेजी सरकार के पास था। और इस समय जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी वह मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के पास था। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि राजस्व की वसूली यानी फाइनेंस, पैसा, अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रशासन, सैनिकों को अपने कंट्रोल में करने का, सैनिक का संचालन कंपनी के द्वारा की जाती थी, यानी सैन्य कमान किसके पास थी? कंपनी के पास। तो जितनी भी जवाबदेही थी वह मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के पास थी, यानी कर्तव्य नवाब के पास, भारतीयों के पास, जबकि अर्थव्यवस्था पर पूरा यूं कह ले सत्ता किसके हाथ में थी? तो कंपनी के हाथ में। यही तो उसके द्वारा दोहरा शासन अपनाया गया, यही तो दोहरा शासन था, द्वैध शासन था। आप समझ सकते हैं इस दोहरे शासन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। ओके, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है यही लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 से लेकर के 1760 में, उसके बाद पुनः यह 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर बना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था और क्वेश्चन सेकेंड भी यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही सुमेलित नहीं है?
ए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सी लॉर्ड कैनिंग चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, डी लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल ए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी, सही सुमेलित नहीं है। बाकी ए बी एवं डी सही सुमेलित है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की जो पॉलिसी थी, यह पॉलिसी जॉन लॉरेंस से संबंधित था, न कि कैनिंग से। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को कुशल अकर्मण्यता या फिर पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेलेजली, जिसका की कार्यकाल मैं बताई थी 1799 से 1805 था, इसी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली को अपनाया गया, सब्सिडरी अलायंस को। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य कौन थे? तो हैदराबाद, जिन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को कब स्वीकार किए थे? तो 1798 में। आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम ट्रिक के साथ बताई थी। वह क्या था? हम तो पवैसी, यानी हम पाते हैं कौन सा? मछेरी, बूंदी, जयपुर और भरतपुर को। उसी प्रकार मैं डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के तहत, डलहौजी के विलय की नीति के तहत किन किन राज्यों का विलय क्रमवार किया गया था, उसका भी एक ट्रिक बताई थी। सज सबे ऊ झांसी ना, यानी सजेंगे सब कैसे? उस झांसी की तरह। आपको ध्यान में रखना है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इस क्रम को भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पिछले क्लास में इन डिटेल में आपको बताई थी, आप वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी पढ़ें, कम से कम प्रत्येक दिन उसको आप एक बार जरूर रिवीजन करें, एक बार जरूर देखें। देखिएगा 7वें दिन आपको अपने आप हर चीज क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की संधि की वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आर्थर वेलेजली, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी जॉन जॉर्ज एंड ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ। मैं आपको बता दूं कि 1817 से 1818 किसका कार्यकाल था? तो यह कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स का था, 1813 से 1823। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा राजपूताना की देशी रियासतों के साथ जो बातचीत की गई, उसके वार्ताकार के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा गया। इस क्वेश्चन को राजस्थान पीसीएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। कोई बहुत सारे बच्चे इसमें
डेट को देख करके लॉर्ड हेस्टिंग्स आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति को किसने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड हेस्टिंग एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लीटन। जब वायसराय बन करके आया, मैं आपको बताई थी लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था वह 1876 से 1880 ईस्वी था। मैं आपको यह भी बताई थी कि इसी लीटन के समय 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। भारतीय भाषा अधिनियम 1878 पारित किया गया। साथ ही इसी लीटन के समय 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया। जब यह लीटन वायसराय बन करके आया तो अफगानिस्तान के प्रति पूर्व में जो कुशल अकर्मण्यता पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी का परित्याग कर दिया गया। उसके स्थान पर जोश भरी अग्रगामी फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण किया गया। आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, जिसका की कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी था। यही लीटन के बाद रिपन वायसराय बनकर के आता है। आज का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाएं, इसका जनक कौन था? यही रिपन था। इसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना, मैं आपको बताई थी इसी रिपन के समय में 1881 ईस्वी में फैक्ट्री अधिनियम, कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। मैं जितने भी क्वेश्चंस को अभी बता रही हूं, मैं रिवीजन करवा रही हूं। पिछले क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस का इन डिटेल में आपके सामने व्याख्या की थी। आप वहां से उसे समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड हेस्टिंग एंड इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया? ऑप्शन नंबर ए जी.के. गोखले, बी बीजी तिलक, सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की गई। औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह था और वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और अंग्रेज भी क्या था? कट्टर था। किसका? भारतीयों का, हिंदुओं का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित किया गया?
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया। 1904 जो कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या था, 1899 से 1905 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंपीरियल कैडेट कॉर की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लीटन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई। अब यह इंपीरियल कैडेट कोर क्या था? इसके तहत देसी नरेशों के राजकुमारों को, सामंतों के पुत्रों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फूट डालो और राज करो की नीति से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी ए एवं बी दोनों। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं दोनों सही है। यानी फूट डालो राज करो की नीति से लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन दोनों संबंधित था। वो कैसे? लॉर्ड कर्जन जिसका कि कार्यकाल 1899 से 1905 था और इसी कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 में भारत का वायसराय बना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। यह बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा था। किसके बीच फूट डालो? हिंदू और मुसलमानों के बीच। इसीलिए इसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और असम, यानी मुस्लिम बहुल और हिंदू। हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, न कि प्रशासन की सुविधा के लिए। दूसरा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किया गया। यह मार्ले मिंटो सुधार क्या था? मार्ले उस समय भारत सचिव था और यह मिंटो द्वितीय था। आपको ध्यान में रखना है, न कि मिंटो प्रथम। मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारत में मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। आपको ध्यान में रखना है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत फूट डालो राज करो की नीति का ही हिस्सा था। ओके, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड मेयो एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, जिसका कि कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी
था। यह एकमात्र यहूदी वाइसराय था। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कब? तो 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी था। मैं यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोनों को ऑप्शन में रखी। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड हार्डिंग था, प्रथम था, उसका कार्यकाल 1844 से 1848 था और यही लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन राजधानी का जो परिवर्तन हुआ वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा हुआ। कब? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में कर्जन के द्वारा 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया उसको 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। ओके, आपको ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। आप लोग इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आईएएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जो भी पीसीएस है, जिस पीसीएस में भी पूछा गया है उसको करीब करीब प्रैक्टिस के साथ इन डिटेल में आप लोगों को बता दी। आज मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।